नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस कहानी आस्तीन का सांप के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को यह साफ हो गया कि जयंत की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी। अब ये नेचुरल डेथ एक मर्डर में बदल गया था। इतनी शराब पीने के बाद में क्या जयंत खुद चलकर जंगल तक गया था, या फिर किसी ने उसे मारने के बाद में उसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया था? यादव, यह केस अब मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस केस में हमारी पहली सस्पेक्ट बनी ममता। अगर ममता के बयान को माने तो उसके मुताबिक समीर और रूपल जयंत को बरामदे में ले गए, तो फिर वो अपने घर से इतनी दूर कैसे मिला और उसका गला किसने दबाया? राइट सर। हमारी दूसरी सस्पेक्ट बनी रूपल। अगर रूपल के बयान को माने तो जयंत अपने ही बरामदे में बैठ के शराब पी रहा था, फिर वो घर से दूर सड़क पे गोपाल को कैसे मिला? करेक्ट सर। हमारा तीसरा सस्पेक्ट है जयंत का पड़ोसी समीर। इत्तर वाले रंजन की बात माने तो समीर ने रंजन को मना किया इतनी रात को जयंत की बीवी को उठाने के लिए, लेकिन समीर ने खुद उसे जगाया। भाई जगाया होगा तभी तो वो बरामदे में उसे ले जाते हुए पाए गए। यू आर राइट सर। अगर रूपल ने उसे सहारा दिया था तो उसने अपने पति को पीने के बाद भी देखा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हत्या के पीछे समीर और रूपल का ही हाथ है? हो सकता है सर। यादव, दोनों को अरेस्ट करते हैं। मैं तुम्हें जयंत की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूं। आपके पास क्या सबूत है? सबूत भी मिल जाएगा और गवाही तुम दोगी। ले चलो इसे, अरेस्ट है। चलो चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सब कुछ साफ साफ बता दो, वरना सावित्री मैडम का जब हाथ चलता है तो अच्छे अच्छे बोलने लग जाते हैं। चला बोल। जल्दी बताती हूँ। मैंने ही अपने पति जैन का खून किया है। पर क्यों? मैंने तो सुना है तो वो तुमसे बहुत प्यार करता था और उसने तुम्हारी खातिर अपनी पुरानी प्रेमिका ममता को भी छोड़ दिया। आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छे से चल रही थी हमारी गृहस्थी। उसी बीच समीर हमारे पड़ोस में रहने आया। समीर बहुत ही फैशनेबल और स्मार्ट तरीके से रहता था। मुझे भी बन ठन के रहने का बड़ा ही शौक था। कोई मुझे देख के ये कह नहीं सकता था कि मैं 12 साल के बेटे की माँ हूँ। समीर ने जब मुझे पहली बार देखा, उसी वक्त उसका दिल मुझ पे आ गया था और उसने धीरे धीरे मेरे पति से दोस्ती करनी शुरू कर दी। और वो दोस्ती बढ़ाने में इतना कामयाब हुआ कि मेरे पति को उस पर जान से भी ज़्यादा भरोसा हो गया। फिर तो उसका आना जाना मेरे घर पे लगा ही रहता था और भाभी भाभी कहते मुझसे वो मजाक भी करता था और कभी कभी मुझे छू भी लेता था। जयंत भाई, जब से आया हूँ तब से आप अखबार में ही घुसे हुए। अरे समीर, अखबार तो एक बहाना है, पकोड़े का इंतजार है। अरे रूपल, पकोड़े ले आओ। अच्छा, पकोड़े? अरे गुरु, तुम आते बड़े सही टाइम पे हो। जयंत भाई, मैं तो आपके घर पे हमेशा ही सही टाइम पे आता हूँ। लो पकोड़े खाओ। आप ही खाई ना। क्या हुआ? कुछ नहीं जयंत भाई, कुछ नहीं, भजिया बहुत अच्छे बनाए हैं। भजिया वाकई बात बहुत अच्छा है। इसमें मसाले कौन से डालते हो आप? बहुत बड़े बनाए हैं। जैसे औरतें मर्द की फितरत को समझ जाती हैं, मैं भी समीर की फितरत को समझ गई थी कि वो मुझ पे जान देता है। ऐसे में ऑफिस के काम से इनको घर से बाहर जाना पड़ा और इनकी गैर मौजूदगी में समीर अचानक मेरे घर आ गया। बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या कर रहा है?
कितनी बार कहा टाई बांधना सीख ले। इतना लेट हो रहा है। मम्मी आज स्कूल नहीं जाऊँ? क्यों? जो आपने नई सीडी लाई ना, वो वीडियो गेम खेलते हैं। कोई जरूरत नहीं, ठीक है? तुम्हारी सारी टीचर शिकायत करती है कि तुम बिल्कुल पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता, ठीक है? जाओ फटाफट। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? अच्छा। स्कूल जा रहे हो? हाँ। वेरी नाइस। चलो तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है। इसके पापा तो घर पे नहीं है। तभी तो आया हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब कि जैन भाई शहर के बाहर गए। मुझे क्या कह गए थे कि भाभी से पूछ लेना कोई काम हो तो। आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे? मुझे तो कोई काम नहीं है। जैन भाई होते तो आज रात का खाना मैं उनके साथ में ही खा कर जाता। भाई साहब नहीं है तो भाभी के साथ खाना खा लीजिए। भाभी के साथ? घबराओ मत, तुम्हें भी वही टेस्ट दूंगी जो तुम्हारे भाई साहब को देती हूँ। लेकिन भाभी सिर्फ खाने से ही पेट नहीं भरता ना, कुछ मिठाई भी तो चाहिए ना। क्या मतलब? मेरा मतलब भाभी जी, मैं सब समझती हूँ। खाना भी मिलेगा और मीठा भी मिलेगा। रात को आओ तो सही। मैंने नोट किया कि वो मेरी बात सुन के अवाक से मुझे देखता रह गया। मैं समझ गई कि वो मेरा इशारा समझ गया और रात के खाने पे मैंने उसका भरपूर स्वागत किया। उसने भी बड़े चाव से खाना खाया। उसके बाद अम्मी जी, आपका बेटा राहुल नहीं दिख रहा। उसे मैंने खाना खिला के जल्दी सुला दिया। ओके। अच्छा बताओ, खाना कैसा लगा? मिठाई के बगैर खाने का क्या मजा भाभी। तो चख लो मिठाई। मैंने कोई विरोध नहीं किया और मेरे विरोध ना करने पे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और इस हिम्मत ने हमारे बीच की शर्मोया की सारी दीवारें गिरा दी। और एक बार हम इस पाप के दलदल में जो घुसे तो बस घुसते ही चले गए। फिर तो ऐसा होता था कि जैन की मौजूदगी में भी जैन का ध्यान यहाँ होते ही वो मुझे पीछे से पकड़ लेता था। अरे आओ समीर, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं जैन भाई? बहुत बढ़िया। हमारी भाभी ने तुम्हारे मनपसंद पकौड़े बनाए। अरे क्या आप भाभी को ऐसे परेशान करते रहते हैं? अरे समीर, मेहमान भगवान के समान होता है। जाओ खा लो। आप नहीं चलेंगे क्या? हमारी भाभी ने पेट भर के खिलाया मुझे। थैंक यू। अरे देखो कौन आया है। भाभी जी, भाभी, अरे किधर हो भाभी? अरे क्या हुआ रूपल? कुछ नहीं जी, थोड़ा लड़खड़ा गई थी। अच्छा अच्छा। मेरे और समीर के बीच में ऐसी छोटी मोटी ठिठोली तो जैद के सामने भी होती थी। वो कभी समझ ही नहीं पाए कि मैं उनके नाक के नीचे क्या गुल खिला रही। ऐसे में ऑफिस के किसी काम से जैन को दिल्ली जाना पड़ा। उसके बाद मैं और समीर एक दूसरे में खो गए। रूपल! जी वो शट अप! कोई बहाना नहीं, चुप चुप। मैंने तुम्हारे साथ वफादारी की और तुमने उस वफा का ये सिला दिया। मैं चाहूं ना तो इस घर से निकाल सकता हूं, तलाक दे सकता हूं, छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ मेरी बात। शराब, हम एक घर एक छत के नीचे रहें, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। ऐसा मत बोलिए। जयंत की बीवी की बेवफाई ने जयंत का दिल बहुत अंदर तक तोड़ दिया था।
उसे ऐसा लगने लगा था कि मानो उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। अगर उसे अपने बेटे का ख्याल नहीं होता तो शायद वो उसी वक्त अपनी बीवी को खत्म कर देता, लेकिन अपने बेटे के अच्छे भविष्य और उसकी अच्छी जिंदगी के लिए वो खून का घूंट पीकर चुप रह गया। और उसके बाद वो एक बार सोने के लिए जो अपने बरामदे में गया तो मानो वो बरामदा ही हमेशा हमेशा के लिए उसका रूम बनकर रह गया। वहीं दूसरी तरफ रूपल, उस पर तो बेवफाई का रंग कुछ इस कदर चढ़ा था कि उसे अपनी पति की जिंदगी नहीं बल्कि अपने बेटे की जिंदगी भी बेरंगी लगने लगी थी, क्योंकि उस पर तो सिर्फ और सिर्फ प्यार का रंग चढ़ा था। समीर, तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करो रूपल, जहन बाहर बरामदे में सोता है और उन्हें घर आने का कोई पिछला दरवाजा भी नहीं है। कैसे मिलूं? कब तक ऐसा चलेगा समीर? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अब तो एक ही रास्ता है कि उसे रास्ते से हटा दे। क्या? देखो रूपल, अपनी जिंदगी बनाने के लिए हमें उसकी जिंदगी खत्म करनी ही पड़ेगी। देखो रूपल, ज्यादा सोचो मत। तुमने देखा नहीं कि जब से उसे हमारे बारे में पता चला कि वो कैसी अंधाधुंध कच्ची शराब पीने लग गया है। तुमने न्यूज़ में देखा होगा ना कि कुछ लोग कच्ची देसी शराब पीकर मर गए। उसकी गिनती भी उसी में हो जाएगी। मगर ये तो कितने महीनों से पी रहा है, उसको आज तक कुछ नहीं हुआ। अब होगा। तुम सिर्फ दवाई की दुकान से जाकर कुछ नींद की गोलियां ले आना, उसे जैन के शराब में मिला देना। वो शराब पीते ही उसकी मौत हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि वो देसी कच्ची शराब पीकर मर गया और हम पर कोई शक भी नहीं होगा। और कुछ दिन बाद हम साथ साथ रहने लगेंगे रूपल। समीर के कहने पे मैं बाजार से नींद की गोलियां लाई। रात को जैसे ही बरामदे में जैन शराब पीने बैठे, मैं उन्हें चुपके से देख रही थी। वो पानी लेने घर के अंदर गए और वो मैं सारी गोलियां मैंने उनकी शराब में मिला दी। और थोड़ी देर बाद जब मैंने उन्हें उठाना चाहा तो जैन, जैन, समीर, क्या हुआ? जल्दी आओ। गया। चलो इसे कहीं कहीं फेंकाते हैं। आ जाओ। उधर से। मर गया। आ जाओ, उठाओ इसे। उठाओ। ये क्या? मैंने घटिया से घटिया और देख, और दुख के बाद दोस्त देख, पर तुम जैसे कमीने नहीं देख। ये घटिया औरत अब तो सुधर जाती, नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में तो सोचती। अरे उनका ख्याल हम कर लेंगे तो रूपल, अगर अभी हम चुप रहे ना तो हमें हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा। पकड़ो इसे, उठाओ, इसके हाथ पे पकड़ो। पकड़ो इसके। मर गया। मरने का नाटक कर रहा था ना, तेरे नाटक को हकीकत में बदल दिया मैंने। ऊपर उठाओ इसे, उठाओ। पैसे। मैं और समीर जैन की बॉडी को फेंकने ही लेके जा रहे थे, तभी अचानक से सामने गोपाल को आता देख हम घबरा गए थे। जल्दी आओ। रूपल,
कम वक्त गोपाल कहाँ से आ मरा है इस वक्त? अब क्या होगा? जब भी दिखेगा तो 100 सवाल करेगा। समीर, इसको छोड़ो, यहाँ चलो यहाँ से। हाँ, छोड़ो छोड़ो, ये शराब पीकर यहाँ भी गिर कर मर सकता है। छोड़ो इसे। चलो भागो। जयंत, जयंत, अरे यार, ये पानी कब पीना छोड़ेगा? जयंत, अरे यार, जयंत, चल तुझे घर छोड़ दूं। जयंत, अरे यार, आज तो उसे पता चल जाएगा कि ये मर चुका है। गोपाल, क्या हुआ? फिर दारू पी के पड़ा हुआ है। जैन, जैन, अब तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। देख लोगी ना? हाँ। देखा क्या क्या हरकतें कर रही है। फिर उसका पहला प्यार जो ठहरा। डेली कहीं ना कहीं पी के पड़े रहते हैं। ममता, हाँ। मैं और रंजन को सारा दे घर छोड़ देते। तुम घर चले जाओ। चलो उठाओ, संभाल के। अरे समीर, रोको इसे। यही मौका है, बॉडी उसके हाथ से ले लो। कुछ करो समीर, रोको। रुको रूपल, मैं करता हूँ कुछ। गोपाल और रंजन को सपने में भी नहीं पता था कि वो जिसे ले जा रहे हैं वो जिंदा नहीं, एक लाश है। और शक तो तब होता है ना जब वो उसे चेक करते, क्योंकि कई बार जयंत इस तरह से शराब पी के रास्ते में पड़े होते थे और गांव के लोग उन्हें उठा के घर छोड़ जाते थे। गोपाल और रंजन जयंत की बॉडी को लेके जा रहे थे। ये देख के हम तो घबरा गए थे कि जिस लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमने इतनी मेहनत की वो फिर से हमारे घर की तरफ जा रही थी। हम भी छुपते छुपाते उनके पीछे चल दिए। जैसे ही वे हमारे घर के करीब पहुंचे, इत्र वाले रंजन ने गोपाल से कहा, गोपाल भाई, अब आप चाहें तो जा सकते हैं। और भाभी से चूड़ी के पैसे भी लेने, मैं संभाल लूंगा। लाओ। संभाल लेगा ना? अरे भाई, बहुत वजन उठाया, लाइए। हाथ पकड़ाओ, जाओ। अरे भाभी जी! अरे रंजन, कहाँ लेकर जा रहा है इसे? अरे शराब पी के रास्ते में पड़े हुए थे तो इन्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। और भाभी जी से मुझे वो 300 रुपए लेने हैं आप चूड़ी के, अरे यार, तो वो ले भी लूंगा। कम
कमाल करता है यार। तो 300 रुपए के लिए भाभी जी को इतनी रात को जगाएगा? ला मैं पहुंचा दूंगा, मैं पड़ोस में रहता हूं। अरे और मुझे पैसे चाहिए तो मैं दे दूं क्या अभी? अरे नहीं, पैसे क्यों दे दोगे? मैं तो बस ला मैं दे दूं। अच्छा, वैसे मैं चलता तो ठीक रहता, लेकिन पहुंचा दूंगा। चलिए कोई पास में बात रहता हूं। नहीं, संभाल के जाइए। हाँ जाइए। हे भगवान, ये ममता कहाँ से आ रही है यहाँ पे? घूमो रुपल, घूमो। हम ममता को दिखाना चाहते थे कि जयंत को मैं शराब के नशे में घर ले जा रही हूँ। वैसे मेरी उसकी बनती नहीं है, लिहाजा एक नज़र डाल के वो चली गई। उसके जाते ही हम फिर मुड़े, और इससे पहले कि वहाँ कोई आ जाता, हमने जयंत की लाश को गांव के खेत में फेंक दिया। चल, वो डर क्या रे? चल। आपने देखा दोस्तों, कितनी मेहनत करने के बाद में रूपल को आखिर क्या मिला? अपने पति का प्यार तो वो पहले ही खत्म कर बैठी थी। प्रेमी के पकड़े जाने पर उसके प्रेमी का प्यार भी उससे दूर हो गया, और जैसे ही वो जेल गई, वो अपने बेटे का प्यार भी खो बैठी। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।